आपने एक किताब लिखी है, 1 मिनट के लिए आप सब सोचें कि आपने एक एक किताब लिखी है। आपने किताब क्यों लिखी है? मेरी जो नॉलेज है मेरे दिमाग में जो चीज़ें मैं दूसरों तक। आपने किताब क्यों लिखी है? ये अपना पर्सपेक्टिव देने का, ठीक है। आपने किताब क्यों लिखी है? ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि आप सब किसी न किसी रियासत, किसी न किसी इलाके के रूलर हैं। आपके अंडर में 10 करोड़ आवाम है, आप उन सबको डील करते हैं। अब आपने एक किताब लिखी है, अब आप क्या लिखेंगे? अपनी तारीफ तो लिखेंगे, रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। एक किताब आपने किसी से लिखवा भी दी, आप रूलर हैं, आपने इनको कहा आप एक किताब लिख ले, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाना। तो अब आप इस बात को समझें कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, मोस्टली जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? हुबुल वतनी कैसी कि कोई करप्शन करे उसे मार दो। हुबुल वतनी का ये भी किस्म है ना कि आप अपने मुल्क में किसी डकैत को, किसी डिसऑनेस्ट को, किसी बदमाश को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये भी तो क्या ये हुबुल वतनी नहीं है? ये हुबुल वतनी है। दुनिया में जहाँ जहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके पीछे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। और एक जंग जो होती है ना, एक जंग, मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क से जंग लड़ें तो उस मुल्क में जंग वो ऐसे पढ़ाई जाती है कि वो मुल्क जीत गया, और आपके मुल्क में जंग वो ऐसे पढ़ाई जाती है कि आप जीत गए, क्योंकि तारीख से हीरोज़ निकाले जाते हैं, उन हीरोज़ को आगे पेश किया जाता है ताकि पब्लिक का जो है वो एक माइंडसेट हो, उसका एक इंटरेस्ट हो। तो वैसे ही तारीख के इवेंट्स होते हैं। हम हारने और जीतने की बात ही नहीं कर, क्योंकि जंगों में हारा और जीता नहीं जाता, जंगों में नुकसान होता है जिसका भी। आप ये पूछ सकती हैं कि सर हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ या उनका ज़्यादा नुकसान हुआ? जीत की तो बात ही नहीं है ना। क्रिकेट थोड़ी है कि एक टीम जीत गई एक हार गई, वो तो क्रिकेट में होता है, गेम्स में होता है। जंगों में जो है वो, आप ये सवाल पूछ सकती है कि वहाँ कितनी ख़वातीन जो है वो विधवा हुई और यहाँ कितनी ख़वातीन विधवा हुई। सच बात, मतलब इन रियल तो ये है, वहाँ कितने बच्चे यतीम हुए, यहाँ कितने बच्चे यतीम हुए। इस पर आप तहकीक करें इस पर। दोनों तरफ से नुकसान हुआ। जुर्म जो है ना वो जुर्म जो है ना वो अपनी क्वांटिटी में जुर्म नहीं होता, अपनी क्वालिटी में जुर्म होता है। मिसाल जैसे इस्लाम में भी है, आपने एक शख्स को कत्ल किया यानी पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये तादाद नहीं है आपने 10 लाख लोग कत्ल किए तो फिर आपने सबको मारा और एक को नहीं। जुर्म अपनी क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में जुर्म है। आप चोरी एक तिनके की कर रहे हैं या बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं, वो चोरी है। आप झूठ छोटा बोल रहे हैं या झूठ बड़ा बोल रहे हैं, झूठ है। तो ये कहना कि हुकूमत जब कभी ये कहती है फ़िलहाल जगह पर एक्सीडेंट हुआ, एक चैनल बता रहा है कि यहाँ 30 लोग मर गए, और हमारे वो रेलवे का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और रेलवे का मिनिस्टर आके कहता है नहीं ये गलत फिगर बता रहे, 30 नहीं मरे, 3 मरे। तो भाई क्या 3 लोगों की ज़िंदगी नहीं थी? क्या 3 आपको कम लग रहे हैं? कम ज़्यादा की बात ही नहीं है, बात है उस क्वालिटी की, ठीक है। तो जगहों में ये सब होता है जो कि नहीं होना चाहिए। टेबल टॉक्स होने चाहिए, मसाइल को डील करना चाहिए, इस रवैयत पे इंसान को आना ही नहीं चाहिए। मैं ये बात समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक्स हमारे जो हैं, हमारी किताबें जो हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो अब आपको जहन में आ जाना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और फिर
हर एंगल से, जैसे उन्होंने शुरू में बताया कि अगर मैं बादशाह हूँ और मैं अपने बारे में बुक लिख रहा हूँ तो मैं अपनी क्यों जो है वो इस तरह करूँगा, अपने अपने आप पर तनकीद क्यों करूँगा, अपनी खामियां क्यों बताऊँगा, अपनी कमज़ोरियाँ क्यों बताऊँगा। ये तो कोई बेवकूफ़ी करेगा, या कोई बहुत तल्ख आदमी होगा, मिंटू जैसा अफसाने जो लिखता था, तो वो कर सकता है, अपने आप को बोल दे, लेकिन बहुत कम लोग। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स के पीछे भी कोई ना कोई नरेशन होता है, और जब रियासतों के हुकूमत की स्ट्रक्चर रिलीजियस बुनियादों पर हो तो फिर उसका नरेशन उस एंगल से चलता है। अगर हिंदू रियासत है तो उसका नरेशन हिंदू एंगल से चलेगा, अगर मुस्लिम रियासत है तो उसका एंगल मुस्लिम रियासत से चलेगा, अगर सेक्युलर है तो उसका सेक्युलर एंगल चलेगा डायरेक्शन, और अगर क्रिश्चियन है तो उसका उस एंगल से चलेगा। समझ रहे? अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने के सोर्सेज क्या है, वो कौन सी किताबें हैं, वो कौन से हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक तो सोर्सेज है जैसे टेक्स्ट बुक्स मैंने आपको बताया, और टेक्स्ट बुक पर हमने बात भी की। दूसरे हमारे पास ओपन सोर्सेज हम कहते हैं। ओपन सोर्सेज से मुराद है कि वी आर नॉट बाउंड विद द टेक्स्ट बुक्स, हम उससे ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं। और वो ओपन सोर्सेज हमारे पास हैं चचनामा बुक, चचनामा बुक विच वाज रिटन बाय अली कूफी। Which is the name of book. Chach was the father of Raja Dahir. Raja Dahir was a ruler who fought with the Muhammad bin Qasim in 712 AD. He was defeated and Chach was his father. तो वो बुक जिसका नाम था चचनामा, the author of the book was एक हमारे पास सोर्स ये है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद है। अली कुफ़ी ने इसको पर्शियन में लिखा है। अली कुफ़ी ने ये लिखा है कि ये बुक जो है ओरिजिनल किसी और ज़ुबान में थी, वो उसका तर्जुमा कर रहे हैं पर्शियन में, और उसको एडिट भी कर रहे हैं, यानी नई चीज़ें उसमें शामिल भी कर रहे हैं और उससे हटा भी रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब है कि वाट एवर इज़ रिटन इन चचनामा दैट इज़ 100% नॉट करेक्ट, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, या उसको पढ़ने के बाद आप कुछ नई चीज़ें सोच सकते हैं अगर आपकी हिस्ट्री की या इस तरह की सोच डेवलप है तो। क्लियर? हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, पास्ट की चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास सोर्सेस होते हैं कि हम उसको कहाँ से और कैसे पढ़ रहे हैं। यानी एक तो ये कि हम वो बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, किस ऑथर ने वो बुक लिखी, उस ऑथर का उस रियासत से उससे क्या ताल्लुक़ था, कौन सी ज़बान में वो लिखी गई, और हमारे पास क्या क्या प्रूफ्स हैं, और बहुत सारी चीज़ों को देख के फिर हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए हम हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब हमला किया तो दो रास्तों से हमला किया उन्होंने। एक उन्होंने मकरान से हमला किया, और दूसरा उन्होंने हमला किया पोर्ट से, देबल से, यानी समंदर के रास्ते से। उस वक्त हिंदुस्तान में दो बड़ी रीजन्स थी, सिंध और हिंद। सिंध और हिंद दो, हिंद यानी हिंदुस्तान, सिंध यानी सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा डाहिर के साथ मुकाबला सबसे पहले देबल पर किया, और पोर्ट से वो जब आए तो उनके पास उस वक्त जदीद हथियार थे, बड़े मिक़दार में फ़ौज थी। जो जदीद हथियार थे उनमें से जो जदीद से जदीद हथियार था उसका नाम था मंजनिक। आप लिख सकते हैं, मैं लिखूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये MCQs में सवाल आते हैं। और
मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज दो रास्तों से आई। एक बात ये कि मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा गया, उसके पीछे वजह ये थी कि जो आर्ग्यू दिया जाता है, जिसे उन्होंने भी शुरू में ज़िक्र किया कि श्रीलंका से कुछ मुसलमान वापस आ रहे थे, उनसे डकैती हुई, उन्हें कैद किया गया। उनमें से एक खातून जिसका नाम नाहिद था, उन्होंने मोहम्मद बिन राजा डाहिर को, जो इराक़ के गवर्नर थे, उनको ख़त लिखा। इराक़ के गवर्नर का मकसद है कि जो अरब था, मुल्क अरब की फिर सूबे थे, प्रोविंसेस, और उन प्रोविंसेस का जो हेड होता था उसको कहा जाता था गवर्नर, और जो सेंट्रल का हेड होता था उसको कहा जाता था खलीफा, कैलिफ। तो खलीफा वो होता था जो सेंट्रल का हेड था। लाइक अगर हम आज के दौर में मैं आपको समझाऊं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल में हेड, और हर सूबे का सीएम, चीफ मिनिस्टर, और उस वक्त खलीफा और गवर्नर। क्लियर? तो गवर्नर को उन्होंने ख़त लिखा और उस गवर्नर का नाम था हिजाज बिन यूसुफ। हिजाज बिन यूसुफ को नाहिद ने ख़त लिखा फ़िराम सिंध कि हम इस हालत में मौजूद हैं और हमारे साथ ये मसाइल हैं। उसके बाद हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बड़े लश्कर के साथ हिंदुस्तान में भेजा, सिंध पे हमले करने के लिए भेजा। उन्होंने सबसे पहले देबल में बड़ा मंदिर था, उसको उन्होंने मस्मार किया, और वहाँ नियर बम्भोर जी, ये साहिल समंदर का जो रूट है ना, समंदर के रूट से हुआ है, और सेंट्रल से वो मकरान को क्रॉस करते आए, बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान उस वक्त नहीं था, ये पूरी दो बलूचिस्तान की रियासतें थी, मकरान और कलात। तो वो मकरान को क्रॉस करते हुए और मकरान के रूलर को अपने साथ मिला के लेके आए। फिर उन्होंने आके कंट्रोल किया देबल पर, और देबल से फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे। और जब नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने अलग अलग जगहों को फ़तेह किया। सेविस्तान को फ़तेह किया, जिसका मौजूदा नाम सेवन है, यानी सेवन पे उसने कंट्रोल किया। फिर उन्होंने कंट्रोल किया नेरून कोट। नेरून कोट का नया नाम हैदराबाद है। नेरून कोट वाज द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। लेकिन ये भी आप बात याद रखें कि नेरून कोट और हैदराबाद एक ही जगह पर नहीं है। हैदराबाद अगर आप यहाँ से जाएंगे तो दरिया की राइट साइड पर पड़ेगा और नेरून कोट लेफ़्ट साइड पर पड़ता था, लेकिन क्योंकि लोकेशन उनकी नियर है तो इसलिए ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद का नाम नेरून कोट माना जाता है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वहाँ से वो आगे बढ़े नवाशाह की तरफ, और नवाशाह को फ़तेह किया, जिसका नाम था ब्रह्मन आबाद। क्योंकि मैंने जिससे पहले बताया कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम था, तो ब्राह्मण आबाद एक नवाशाह का नाम था जहाँ ब्राह्मणों की डोमिनेंसी थी, तो इट वाज नोन एज ब्राह्मण आबाद। उन्होंने ब्राह्मण आबाद को कंट्रोल किया, फिर उन्होंने अरोड़ को कंट्रोल किया, फिर बखर यानी सखर जहाँ मौजूदा है वहाँ कंट्रोल किया, और चलते चलते उन्होंने 713 में मुल्तान को कंट्रोल किया। हाँ, जब उन्होंने मुल्तान को कंट्रोल किया तो मुल्तान पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सिटी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? मुल्तान। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो उस वक्त भी मौजूद था, और उन्होंने मुल्तान को भी कंट्रोल किया। और ये सब सिंध था, ये सिंध जो मैंने आपको बताया ना, सिंध और हिंद, तो ये सब सिंध वाली हुदूद थी। हिंद वाली हुदूद में वो गए ही नहीं, सिर्फ सिंध वाली हुदूद में रहे। और यहाँ उसको फ़तेह करने के बाद उन्होंने यहाँ इस्लामिक हुकूमत बनाई, और यहाँ एक खलीफा मुक़र्रर किया जो टैक्स रेवेन्यू सब कुछ जनरेट करके वहाँ सेंट्रल के खलीफे को पहुँचाएगा। और ख़ुद 3 साल तक रहे और 715 में वापस चले गए। ठीक है, उनको वहाँ असैसिनेट किया गया, क्योंकि इस दौरान खिलाफत जो थी, जैसे मैं कह रहा हूँ खलीफा, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो उस वक्त जो डायनेस्टीज़ थी वो रूल करती थी, तो वो थी बनु उमैया और बनु अब्बास।
जब पहला 712 में इन्हें भेजा गया तब खलीफा जो था वो बनु उमैया डायनेस्टी का था, और इनके आने के बाद जब ये यहाँ थे तो पीछे खलीफा चेंज हो गया और बनु अब्बास हुकूमत आ गई, तो उन्होंने उस गुस्से में इनको वापस बुलाया। इख्तलाफ होते हैं ना, एक गवर्नमेंट डिसीजन एक लेती है, दूसरी गवर्नमेंट डिसीजन दूसरे लेती है। एक गवर्नमेंट ईरान पाइपलाइन गैस बना लेती है, दूसरी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं बना, गलत बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। आज की मिसाल है ये। तो उस वक्त भी ऐसी मिसालें थी, एक गवर्नमेंट ने सिंध को फतेह कर लिया, दूसरी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि फतेह नहीं करनी चाहिए थी, आपने बड़ी ये जो भी किया है, तो असैसिनेट किया, बुला के मोहम्मद बिन कासिम का कत्ल हो गया। और जब भेजा था तो वो खलीफा सुलेमान थे, और जब वापस बुलाया जिन्होंने वो खलीफा वलीद थे। लेकिन इन दोनों के नाम को आप दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा कि इनको भेजा किसने, वापस किसने बुलाया। सुलेमान ने वापस बुलाया और ऐसा ही होगा, वलीद ने उनको भेजा। ठीक है, 715 में वापस बुला के असैसिनेट किया गया। तो उसके असरात फिर हिंदुस्तान में रहे। अब ये तो थी एक स्टोरी, एक इवेंट जो पेश आया। ये तो 3 साल है, लेकिन 3 साल जब शहरों में घरों के ऊपर घोड़े दौड़ते रहे, हाथी दौड़ते रहे, तो 3 साल बहुत बड़े हैं। आप बैठे हुए हैं, सब इजी है, मैं रस्सा डाल के आपको लटका दूं थोड़ी देर के हाथ में, तो आपको एक पल सदियों जैसा लगेगा। समझ रहे हैं ना आप एक बात, मैं लटकाऊंगा नहीं, मैं साथ दे रहा हूँ। टाइम नफ्सियात से वाबस्ता होता है। जब आप इजी होते हैं, जब आप इजी फील कर रहे होते हैं, तब टाइम जल्दी गुजर जाता है। जब आप रोज़ा रखते हैं, दिन बड़ा हो जाता है। इसलिए होता है ना कि आपकी कैफियत बदल जाती है। अब आपको वक्त का इंतज़ार है, आपको एक चीज़ का इंतज़ार है, वो गुजर। तो टाइम बेसिकली हमारी नफ्सियात से होता है। आपको लेट हो रही है, आप क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको परेशानी होती रहेगी कि टाइम गुजर गया, टाइम, क्योंकि आपको ऑलरेडी लेट हैं इसलिए टाइम गुजर गया, आपको लेट होती रहेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप आ रहे हैं, आपको बोरियत फील होगी, यार जल्दी पहुंच गए, फिर आपको ये भी लगेगा आज जल्दी पहुंच गए, इसलिए क्योंकि ये दिमाग से वाबस्ता है। तो 3 साल बेसिकली 3 साल हैं हमारे लिए, जस्ट 3 years। लेकिन जो उस जंग में रहे दोनों तरफ से, उनके लिए 3 साल बहुत बड़ा अरसा है, बहुत बड़ा अरसा है। एक रात, एक दिन, एक पल एक दूसरे से छुपने का गुजरा होगा। किस तरह गुजरा होगा, यहाँ जाऊँ, यहाँ नहीं जाऊँ, यहाँ छुपूँ, वहाँ आ जाएगा, दरिया को क्रॉस करूँ, दरिया के उस पार नहीं आ पाएगा। ये सब उन मिनिस्टर्स के दरमियान डिस्कशंस रही होगी जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो उसके असरात हिंदुस्तान में बड़ी लेवल तक रहे। वो असरात ये रहे कि ज़ाहिर है इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजियस हो गया। पहले इस्लाम एज ए स्टेट, अगर हिंदुस्तान में या सिंध में मुसलमान थे तो वो मुसलमान पब्लिक में आम मुसलमान तो थे, लेकिन हुकूमत में वो ज़ाहिर नहीं थे। तो अब जो है रियासत का एक रियासत, इस्लामिक रियासत बन गई, तो उनका जो है एक रूल शुरू हुआ। और क्योंकि हिंदुस्तान में बरसगीर में बड़े अरसे से नॉन मुस्लिम्स की हुकूमत रही थी, तो सबसे बड़ा मसला उनके लिए था कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट करें। अच्छा, और जो हुकूमत रही थी वो भी तमाम हिंदुओं की तो नहीं रही थी, एक कास्ट की रही थी 4 में से। कौन सी कास्ट की? ब्राह्मण की। ब्राह्मण डोमिनेट था। तो अब मुस्लिम हुकूमत की सबसे ज़्यादा अपोजिशन कौन सी कास्ट करेगी? ब्राह्मण करेगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो शूदर्स मैंने आपको बताए, जो लोएस्ट कास्ट थी, वो तो ब्राह्मणों के साथ सेटिस्फाई या खुश नहीं थे ना, उनकी अपनी हुकूमत तो नहीं थी। वो तो उसे अपनी हुकूमत तो क्या, वो तो ये भी नहीं समझते थे कि ये हुकूमत हमें रिलीफ देगी। और इस्लाम में कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही थी मुसलमानों में, क्योंकि अगर आप मुसलमान बन जाएं तो सब मुसलमान आपस में भाई भाई। इन फैक्ट इन रियल हो या ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक एक स्टेटमेंट की हद तक तो बात है कि ऑफिशियली लीगली कानूनी तौर पर आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे। तो सबसे पहले कौन से लोग मुसलमान होना शुरू हो गए? आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं, ज़्यादा इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। और उसके ऊपर वाली कास्ट भी, लेकिन सबसे कम जो
इस्लाम की तरफ आएंगे वो कौन से, और जो सबसे ज़्यादा अपोज करेंगे ब्राह्मण, क्योंकि रूल उनका था। तो अब हिंदुस्तान का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, अरबुस्तान का कल्चर डिफरेंट था। इस्लाम का कल्चर यानी अरबुस्तान का कल्चर, इसलिए क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ। ये गाउन का कॉन्सेप्ट, ये बड़े बड़े कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट, और नए नए कॉन्सेप्ट्स, ये सब तो अरबुस्तान के कल्चर में था ना। हिंदुस्तान के कल्चर में तो मसलन साड़ी का कल्चर था, मसलन लुंगी पहन के, टर्बन पहन के घूमने का कल्चर था। अरबों में तो ये नहीं है। तो अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ कौन सा शुरू हुआ? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया। उसको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना भी आसान है किसी हद तक, अगर आपका दिल मुतमिन हो जाए तो। फिर तो आपने रिलीजियस चेंज कर लिया, फ़ौरन आप गैर मुस्लिम थे, आप मुसलमान बन गए, वेलकम, बस आपने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान बन गए। लेकिन अब नई चीज़ें जो क्या वो उसको वो कैसे एक्सेप्ट करें? शादी का कल्चर अलग है, मरने की रसूमात अलग हैं, और रसूमात जो हो रही हैं वो सब अलग हैं। आपको अब इस्लाम का कौन सा कल्चर? इस्लाम एज अ रिलीजियस हुआ ना, रिलीजियस का कल्चर नहीं, वो तो अरबुस्तान का कल्चर, क्योंकि वो पहले मुस्लिम्स थे और वहाँ मुसलमान बनते गए और उनका कल्चर अकॉर्डिंग टू अरब कल्चर इस्लामिक हिस्सा बनता गया। तो यहाँ सबसे बड़ा लोगों को मसला हुआ न्यू कल्चर को एक्सेप्ट करना। मेरी बातें आपको समझ आ रही? तो यहाँ लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसके असरात आज भी मौजूद हैं। आज भी आप देखेंगे हम पाकिस्तानी मुसलमान जो विच वर द पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ खासतर जो सिंध के देहात के, पंजाब के देहात के जो मुसलमान हैं, उनका कल्चर की ड्रेसिंग, उनका कल्चरल चीज़ें आपको ज़्यादा वो मिलेंगी जो आज भी हिंदुस्तान में हैं। मसलन आप ये देखें, मेरा एक सवाल जनरल है कि जैसे गाउन का कल्चर है, दैट वाज फ्रॉम द सऊदी अरब, ये औरत की ड्रेसिंग का था ना। मर्द की ड्रेसिंग कौन सी है? सऊदी की मैं पूछ रहा हूँ। जुब्बा जो बड़ा अरब यूँ पहनते हैं, रुमाल यूँ बांधते हैं, उस पर पट्टी बांधते हैं, जुब्बा पहनते हैं। हमारे पास वो तो नहीं है, रेयर ना। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि हमारे कल्चरल की जो चॉइस है वो औरत पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई कंपैरेटिव मर्द के। इसकी वजह क्या है कि मेन आर इंडिपेंडेंट इन देयर चॉइसेस, वुमेन आर नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर चॉइसेस। तो उन पर इम्प्लीमेंट किया गया, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर फीमेल डोमिनेट सोसाइटी होती तो कोई फीमेल गाउन में नहीं होती, सारे मर्द जुब्बों में होते। अगर फीमेल डोमिनेट सोसाइटी होती, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वाज अ फीमेल डोमिनेट सोसाइटी। वो घर का जो करता धरता होता था वो करता धरता नहीं होता था, वो करती धरती होती थी, खातून होती थी घर की बड़ी। और द डिसीजन ऑफ द लेडी फीमेल हेड ऑफ द हाउस वाज द लास्ट डिसीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें ये होता था। जैसे डांसिंग गर्ल का भी कॉन्सेप्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो मूर्तियाँ मदर्स की बनाते थे ज़्यादातर, फीमेल की वैल्यू ज़्यादा होती थी, फीमेल घर में फाइनल डिसीजन हुआ करती थी। तो इसलिए फीमेल पर असर उसका हमारे सोसाइटी में भी ज़्यादा असर हुआ। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आए बहुत सारे रसूमात में और बहुत सारी चीज़ों में। आज भी हमारे पास, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिंध के देहात में आप देखेंगे, पंजाब के देहात में आप देखेंगे तो आपको इंडिया का कल्चर, जो मौजूदा हिंदुइज़्म का कल्चर है, वो आपको मिलेगा। क्योंकि कल्चर जो है वो किसी मज़हब का नहीं होता, वो आपकी शाना बशाना सेंचुरीज सोसाइटीज़ की जहाँ गुज़रती है, आपकी जोग्राफ़ी, आपकी क्लाइमेट, आपकी मौसमों से वाबस्ता होती है आपका कल्चर। फॉर सपोज़ अगर मैं मिसाल लूँ कि सिंध और पंजाब में लस्सी लोग बड़े शौक़ से पीते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है।
कपड़े ऐसे पहनते हैं ढीले ढाले ताकि गर्मी में उन्हें वो सूटेबल रह सकें। यूरोप की ड्रेसिंग अलग है, अरब की ड्रेसिंग अलग है। तो ये सब अच्छा, इसी तरह म्यूज़िक है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चर से वाबस्ता हो जाती हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान के कल्चर में इस चीज़ का असर पड़ा। मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम वापस चले गए, असैसिनेट हो गए, लेकिन 100 ईयर्स तक मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन 100 नहीं, 1000 ईयर्स तक, 1000 साल तक। लेकिन जो अरबों की हुकूमत रही वो तकरीबन 250 साल, 280 साल के करीब करीब तक सब सिंध पर रही। उसके बाद फिर नए नए रूलर्स आए। फिर जो रीजनल सिंध के रहने वाले लोग थे उन्होंने नई नई हुकूमतें अपनी अलग अलग रियासतों में बगावतें करके, बगावतें कहें या आज़ादी के लिए तहरीकें कहें, उन्होंने बना लिया। मसलन जैसे कलोड़ा डायनेस्टी, सुमरा डायनेस्टी, समा डायनेस्टी और टालपुर्स डायनेस्टी। तो ये सब अलग अलग डायनेस्टीज़ बनती गई, उन्होंने फिर अरबों से वापस ले ली। सोमरा डायनेस्टी तो मुग़लों से पहले थी, क्योंकि इलावुद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था सिंध पर तो सोमरा डायनेस्टी उस वक्त मौजूद थी। अब ये देखें MCQs वाली लॉजिक है, जैसे आपने सवाल पूछे तो एग्जैक्ट तो उसका नहीं है, लेकिन उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इलावुद्दीन खिलजी ने जब हमला किया तो उस वक्त यहाँ सुमरों की हुकूमत थी सिंध में, और इलावुद्दीन खिलजी तकरीबन 14वीं सदी के, 14th सेंचुरी। ज़रूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है मुसलमानों अरब के जाने के बाद कि सारे लोग मुसलमान हो गए और रूलर जो है वो सब मुसलमान ही हो, नॉन मुस्लिम्स ना हो।